हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडियाट्रिक जो सीडीपी है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उत्तर प्रदेश में टीईटी का एग्ज़ाम 28 नवंबर को होने वाला है। ठीक है, 28 नवंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है, 28 नवंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग फॉर्म भरना शुरू हो गया है। 27-28 अक्टूबर तक फॉर्म भर के कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं जो आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, यह जो है क्वेश्चंस सीडीपी के 2011 से लेके 2019 तक के जो पेपर है ना, उसमें पूछे हुए क्वेश्चंस हैं सीडीपी के। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है पूछे हुए हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आप इसको ज़रूर से करें, और मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन टीईटी में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। 2018 से लेके 2019 के बीच में ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो कह रहा है कि टू अंडरस्टैंड, यह समझने के लिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं डेवलपमेंट में, उसको समझने के लिए क्या ज़रूरी है। टू लुक एट, पहला है टू लुक एट इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट इंडिविजुअल। हमें इन्वायरमेंटल, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सन है जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसको देखना जरूरी है। टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, और उनका जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट होता है। तो ये जो डिफरेंस है डेवलपमेंट में, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है टू लुक एट द इन्वायरमेंटल फैक्टर। हम वातावरण के फैक्टर को देखेंगे दैट अफेक्ट, जो कि किसी भी इंडिविजुअल को प्रभावित करता है। दूसरा है टू कंसीडर मैचुरेशन ऑफ बॉडी एंड ब्रेन। हम ये देखेंगे कि जो डेवलपमेंट है बच्चों का, किसका मैचुरेशन बॉडी और ब्रेन का ज़्यादा हुआ है, किसका कम हुआ है। To consider both inherited character as well as the environmental factor and their interplay. चौथा है टू लुक एट इनहेरिटेड कैरेक्टर दैट गिव ईच पर्सन ए स्पेशल स्टार्ट इन लाइफ। तो देखिए यहाँ पे जो है कि कह रहा है टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। किसी भी, जैसे अगर हमारे क्लास में 10 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं, उनके डिफरेंसेस जो हैं, डेवलपमेंटल डिफरेंसेस होते ही हैं। तो ये डिफरेंसेस जो है कौन डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो मैं समझा देती हूँ, सी वाला होगा। क्योंकि जैसे कोई भी बच्चे हैं, उनका जो डेवलपमेंट होता है, वो जो है इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक पे भी डिपेंड करता है, और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो डिफरेंसेस है डेवलपमेंट में वो कैसे डिटरमाइन होंगे। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, जो पेरेंट्स से जो गुण हमें मिलते हैं, वो उसके साथ साथ जो किस तरह के इन्वायरमेंट में उसका ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है, इस पे, इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी वाला जो है ये आंसर हो जाएगा। कि किसी भी, अगर हमारी क्लास में 30 बच्चे हैं और उनका डेवलपमेंट डिफरेंट है, तो ये डेवलपमेंट जो होता है उनके माता पिता से मिले गुणों पे, और उसके साथ ही साथ जो वातावरण, जिस वातावरण में हम उनका पालन पोषण करते हैं, उसमें दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इसमें से कौन सा जो है डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली। जो डेवलपमेंट होता है रिलेटिवली वो ऑर्डरली एक मैनर में होता है। तो जो डेवलपमेंट होता है रिलेटिवली
ऑर्डरली एक ऑर्डर में होता है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जो डेवलपमेंट होता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है। एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइन एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ। और जो है इंडिविजुअल डेवलप एट डिफरेंट रेट। तो जो इंडिविजुअल्स हैं, अगर हमारी क्लास में 30 बच्चे हैं तो हर बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है डिफरेंट रेट से होता है। कोई बच्चे बहुत तेज ग्रो करते हैं बुद्धि से और शरीर से, कोई बच्चे होते हैं कि स्लो ग्रो करते हैं। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो ये सही है। एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइन एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ। जो एग्जैक्ट कोर्स होता है डेवलपमेंट का वो कैसे पेरेंट्स से बर्थ होके आ रहे हैं ये इस पर भी डिपेंड करता है। और डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली। जो डेवलपमेंट होता है ऑर्डर एक ऑर्डर में होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, देयरफॉर ग्रेजुअल डेवलपमेंट इज एनवायरनमेंट बेस्ड, हेंस ग्रेजुअल डेवलपमेंट is neither characteristic of development nor principle of तो जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है यह ना तो कैरेक्टरिस्टिक है और ना ही यह कैरेक्टरिस्टिक है डेवलपमेंट का और ना ही तो कोई प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है सेवरल रिसर्च स्टडीज शो दैट टीचर्स हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्शन विद बॉय देन गर्ल्स, व्हाट इज द करेक्टर एक्सप्लेन फॉर दिस। सेवरल रिसर्च बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जो कि शो करती हैं दैट टीचर्स हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्शन, कि टीचर जो होते हैं उनका इंटरेक्शन बच्चों के साथ ज़्यादा होता है विथ बॉयज देन गर्ल्स। टीचर्स हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्शन विद बॉय देन गर्ल्स। जो स्कूल में टीचर होते हैं वो बच्चों में डिफरेंस कर देते हैं, जो गर्ल्स होती है और जो बॉयज होते हैं, तो बॉयज के साथ उनका इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। तो इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। बॉयज नीड मोर अटेंशन देन गर्ल्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो स्कूल होते हैं उनमें रिसर्च हुई है तो वो ये बताते हैं कि टीचर जो होते हैं बॉयज से ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं देन गर्ल्स। व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। तो इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। बॉयज नीड मोर अटेंशन देन गर्ल, बॉयज को ज़्यादा अटेंशन चाहिए होता है, तो ऐसा नहीं है, बॉयज को ज़्यादा अटेंशन चाहिए होता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस, या जेंडर बायस का एग्जाम्पल है। अगला देख लेते हैं। बॉयज आर इजियर टू मैनेज देन गर्ल्स इन क्लासरूम, तो ये भी गलत है। और बॉयज हैव मच मोर एकेडमिक कैपेबिलिटीज देन गर्ल्स। तो देखिए यहाँ पे जो है कि क्या है, अकॉर्डिंग टू जेंडर डिफरेंस थियरी इट इज प्रूव दैट बॉयज परसीव हायर लेवल ऑफ एकेडमिक कैपेसिटीज एंड स्ट्रेंथ कैपेसिटीज देन फीमेल। इट is for this reason that teacher interacts more with boys than girls। जैसे किसी भी बच्चे से अगर हम क्लास में कोई क्वेश्चन पूछते हैं और जो बच्चे ज़्यादा आंसर करेंगे और ज़्यादा समझेंगे तो यह बड़ा नेचुरल हो जाएगा कि उससे ज़्यादा इंटरेक्शन होगा। तो ये कह रहा है कि जो स्टडी हुई है कि बॉयज से ज़्यादा इंटरेक्शन होता है उसके पीछे रीजन ये है कि एक रिसर्च में ये पता चला है कि बॉयज की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और इसलिए उनसे इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाता है टीचर्स का। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। कौन सा जो है कि सेंट्रल है टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। तो यहाँ पे कह रहा है बिलीफ इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। बिलीफ जो होता है इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड, बिलीफ जो होता है
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम बिलीव करें कैपेबिलिटी और पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड, हर चाइल्ड के स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, उनका स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मीन्स कि उनको जो नियम चीज़ें बताई जा रही हैं, इंस्ट्रक्शन है, वो बहुत अच्छे से स्टैंडर्ड लेवल के दिए जाएं, और असेसमेंट जो है एंड असेसमेंट, और उनका असेसमेंट भी बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का होना चाहिए। तीसरा है एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट। तो एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन, बाहरी जो है कि मोटिवेशन मिलना चाहिए, यूनिफॉर्म, और असेसमेंट भी एक बराबर होना चाहिए। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है कि कह रहा है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग एंड बुक आर द डायरेक्ट एंड traditional mean of gaining knowledge for ages together. Hence, fourth textbook are considered to the main source of progressive learning. अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो प्रोग्रेसिव लर्निंग है उसका सेंट्रल कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड करता है? तो बिलीफ इन कैपेबिलिटी, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसके सेंटर में टेक्स्ट बुक है, क्योंकि जो एजुकेशन दिया जाता है उसके सेंटर में टेक्स्ट बुक इसलिए है कि उसी के माध्यम से सारे नॉलेज, सारे ज्ञान दिए जाते हैं। तो प्रोग्रेसिव लर्निंग है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, उसके सेंटर में टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक सेंटर लर्निंग है। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर्स। तो ये तो नॉलेज को, ये जो है कि नॉलेज को या एजुकेशन को तोलने के माध्यम हो गए। ठीक है, उसको हम तोलेंगे कैसे? स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन और असेसमेंट, ये सारी चीज़ें माध्यम हो गई तोलने की। लेकिन जो कॉन्सेप्ट, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो जो है टेक्स्ट बुक के माध्यम से ही दिया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इंस्ट्रक्शनल एडेप्टेशन शुड ए टीचर मेक व्हाइल वर्किंग विथ स्टूडेंट हु आर विजुअली चैलेंज्ड। व्हाट इंस्ट्रक्शनल एडेप्टेशन, जो इंस्ट्रक्शनल एडेप्टेशन होते हैं, शुड ए टीचर, किस तरह के इंस्ट्रक्शनल एडेप्टेशन एक टीचर को लेने चाहिए, मेक व्हाइल वर्किंग विथ स्टूडेंट। जब हम किसी बच्चे के साथ कार्य कर रहे होते हैं तो हमें किस तरह के इंस्ट्रक्शन को एडाप्ट करना चाहिए। कोई भी अगर टीचर है और वो किसी बच्चे के साथ जो है क्लासरूम में कोई भी पढ़ाई करा रहा है तो उस समय उसके अंदर किस तरह की एडाप्टेशन होनी चाहिए विथ स्टूडेंट हु आर विजुअली चैलेंज्ड। अगर कोई बच्चा है जो कि विजुअली चैलेंज्ड है तो उसके साथ जो है किस तरह से एडाप्ट होना पड़ेगा टीचर को। यूज ए वेराइटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन, अगर बच्चा विजुअली चैलेंज है तो हम विजुअल प्रेजेंटेशन यूज कर ही नहीं सकते। ओरिएंट हर सेल्फ सो दैट द स्टूडेंट कैन वॉच हर क्लोजली, तो ओरिएंट हर सेल्फ, अपने आप को इस तरह से मैनेज करेंगे कि बच्चा जो है कि पास से देख पाए जो भी चीजें हम बता रहे हैं, जो भी दिखा रहे हैं। फोकस ऑन ए वेराइटी ऑफ रिटन टास्क स्पेशली वर्कशीट, स्पीक क्लियरली एंड यूज ए लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल्स। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्पीक क्लियरली, जैसे कि जो बच्चे विजुअली चैलेंज है वो सुन के ही और टच करके ही वो क्या करेंगे, अपने ज्ञान को धारण करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इंस्ट्रक्शनल एडेप्टेशन शुड ए टीचर मेक व्हाइल वर्किंग विथ स्टूडेंट हु आर विजुअली चैलेंज्ड। तो व्हाट इंस्ट्रक्शन, ये तो हो गया स्पीक क्लियरली, और मैंने ये 2 बार हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा जो है इज ए करेक्टली मैच्ड पेयर है? पेयर ऑफ लर्नर, पेयर मैच्ड पेयर ऑफ लर्नर एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो है
कि डिसलेक्सिया लर्नर की क्या कमी होती है, लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी। तो देखिए जो डिसलेक्सिया के होते हैं उनमें बस रीडिंग की कमी होती है, रीडिंग नहीं कर पाते हैं। क्रिएटिव लर्नर्स कौन होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, स्लो इन कंप्लीटिंग वर्क। अटेंशन डेफिसिट लर्नर हाई मोटिवेशन कैन सस्टेन अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और अटेंशन डेफिसिट लर्नर में ना मोटिवेशन भी नहीं होता है, और ये भी गलत है, और ये भी गलत है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कैन सस्टेन अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो अटेंशन नहीं कर पाते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर जो होते हैं कैन नॉट कम्प्रीहेंड विजुअल, ये भी गलत है। यहाँ पे हमारा जो सही है वो है क्रिएटिव लर्नर जो होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, स्लो इन कंप्लीटिंग वर्क। स्लो तो नहीं होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं और तेज भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सही है creativity needs time to bloom, and so does in the case of the creative learner. They originate their ideas and need space to beautify and person them effectively. Therefore, creative learner prime characteristic is that they are slow in completing their work. नेक्स्ट है द एबिलिटी टू कम अप विथ ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम इज द प्राइमरी करेक्टरिस्टिक ऑफ। तो यह किसका प्राइमरी करेक्टरिस्टिक है, इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन का, क्रिएटिव चिल्ड्रेन का, चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी एंड इगोसेंट्रिक चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर जो है वो है इगोसेंट्रिक चिल्ड्रेन। एबिलिटी टू कम up with original and diverse solution to a problem is the characteristic of egocentric children. नेक्स्ट है 10वां, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिस्टेंट विथ ए कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिस्टेंट विथ ए कंस्ट्रक्टिव, जो कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट है उसके साथ कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिस्टेंट, इसमें से कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है विथ ए कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट वर्क कोलैबोरेटिवली एंड आर गिवन सपोर्ट टू एंगेज इन टास्क ओरिएंटेड डायलॉग विथ ईच अदर। तो जो स्टूडेंट होते हैं वो वर्क कोलैबोरेटिवली, वो साथ में कार्य करते हैं और गिवन सपोर्ट, और उनको एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं टू एंगेज इन टास्क ओरिएंटेड, जो टास्क ओरिएंटेड डायलॉग है विथ ईच अदर। जैसे कि कोई भी कार्य अगर मिलके कुछ ग्रुप में बच्चे कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे से उस टास्क से रिलेटेड ही बातें भी, डायलॉग भी करते हैं। हाँ, तो इस तरह से एक कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट जो है बनता है। तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिस्टेंट विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्वायरमेंट। तो हमें कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्वायरमेंट बनाना है, तो ये तो सही है, ठीक है। कौन सा ठीक नहीं रहेगा, तो देखते हैं। टीचर्स एलिसिट स्टूडेंट आइडियाज एंड एक्सपीरियंस in relation to key topic and plan teaching, learning to elaborate or restruct their current knowledge. Teachers employ specific end of the term assessment strategy and give feedback on product rather than process. Students are given frequent opportunity to engage in complex, meaningful, problem-based activities. तो देखिए यहाँ पे होगा in constructivist classroom, students are not given complex question as it is learning based exercise or class learning based exercise है and need conceptual knowledge sharing than advanced study. तो जो
जो कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्वायरमेंट होता है, जो क्लास होती है, उसमें हम कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को नहीं देना चाहिए। इससे बच्चे परेशान हो जाएंगे और वो जो है कार्य में बिजी नहीं हो पाएंगे, बल्कि वो परेशान हो जाएंगे। जो टास्क हम देंगे उनको और वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा एडवांस होगा, तो वो उसे जो है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम इजी टास्क देते हैं तो खुशी से वो उसमें इन्वॉल्व भी होंगे और उसको करने में बिजी भी रहेंगे। तो बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो सही हैं, तो कौन सा गलत है कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्वायरमेंट के लिए या लर्निंग बेस्ड क्लासरूम? कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्वायरमेंट से मतलब है कि लर्निंग क्लासरूम, वो ऐसा क्लासरूम, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे लर्निंग हो रही हो। ठीक है। नेक्स्ट है ए टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट टू सेट डैश रेदर देन। तो एक जो क्या होता है, ए टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट, टीचर को इनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट को टू सेट होने के लिए डैश रेदर देन परफॉर्म गोल्स, लर्निंग गोल्स, फेल्योर अवॉइडिंग गोल, mark seeking goals, student to set mark seeking goals and failure avoiding goal rather than, मीन्स कि यहाँ पे कुछ जो है उद्देश्य दिए गए हैं कि बच्चे का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर हम फेल्योर अवॉइडिंग गोल देंगे तो क्या होगा, फेल्योर अवॉइडिंग गोल देंगे तो क्या होगा कि बच्चा जो है मीन्स कि यह जो है ज़्यादा सही नहीं है। देन मार्क सीकिंग गोल, जो मार्क सीकिंग गोल होता है उसके लिए बच्चे जो है ज़्यादा मार्क्स के लिए प्रयास करते हैं और उसमें वो बहुत सारी चीज़ों को सीखते जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो मार्क सीकिंग गोल होते हैं वो ज़्यादा सही होते हैं। ठीक है बच्चों को, तो टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट टू सेट मार्क सीकिंग गोल रेदर देन फेल्योर अवॉइडिंग गोल, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, तो कौन सा रिजल्ट नहीं होगा मीनिंगफुल फैसिलिटेशन का? तो टीचर्स जो होते हैं शुड नॉट इनकरेज मल्टीपल वे टू solve one problem as it might confuse the student and might end up with no solution or wrong solution. Conceptual guidance is better than the multiple solution to the same question or problem. तो यहाँ पे कह रहा है which of the following does not result in meaningful facilitation of learning. जैसे किसी भी चीज को अगर बच्चे सीख रहे हैं तो शुरू में उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें एक ही तरीके से सिखाना चाहिए। जब उनका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए तब जाके उसके बहुत सारे वेज, बहुत सारे तरीके, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके सिखाने चाहिए। अदरवाइज उन्हें जो कॉन्सेप्चुअल है जो वही पहला एक सॉल्यूशन देना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है प्रमोटिंग रिपीटेशन एंड रिकॉल, यूज ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, इनकरेजिंग मल्टीपल वे ऑफ लुकिंग एट ए प्रॉब्लम, कनेक्टिंग न्यू नॉलेज टू प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो यहाँ पे जो कह रहा है नॉट रिजल्टिंग, देखिए कौन सा जो है मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगा। ठीक है, तो प्रमोटिंग रिपीटेशन एंड रिकॉल, जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट है हम उसको जितना रिकॉल करेंगे उतना ज़्यादा वो क्लियर होगा। यूज करेंगे एग्जाम्पल्स का तो वो और क्लियर होगा। और जो है पहले के नॉलेज से और अभी के नॉलेज को कनेक्ट करेंगे। लेकिन इनकरेजिंग मल्टीपल वे ऑफ लुकिंग एट प्रॉब्लम ये ठीक नहीं है। इनकरेजिंग मल्टीपल वे, तो मल्टीपल वे जो है क्या करेगा, वो कंफ्यूज कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा नॉट रिजल्टिंग मीनिंगफुल लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग को यह जो है बढ़ावा, फैसिलिटेशन मीन्स कि इसको बढ़ावा नहीं देगा, मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा नहीं देगा, बल्कि मीनिंगफुल लर्निंग को यह नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन 2011 से लेके 2019 तक के टीईटी के पेपर में पूछे हुए हैं, तो इसलिए यह आप ध्यान से करिए।
आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन, इसमें से कौन सा एक एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आई लर्न सो मच व्हेन आई डू माई होमवर्क, एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। डूइंग होमवर्क मेक्स मी अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट बेटर, I complete my homework because the teacher give us mark for each assignment. I enjoy doing my homework because it is so much fun. तो यहाँ पे कह रहा है extrinsic motivation क्या हुआ। extrinsic motivation जो है is the one where student gets reward for his effort. extrinsic motivation वो होता है जिसमें कि स्टूडेंट जो है रिवार्ड गेट करते हैं for his effort, अपने एफर्ट के लिए। if student say that he learn more by doing, अगर स्टूडेंट कहता है कि डूइंग के द्वारा वो ज्यादा सीखता है, डूइंग हिज होमवर्क, it mean that doing homework is the rewarding for him. It has proved to be a blessing at he has acquired knowledge. मीन्स कि अगर कोई भी कार्य करने में हमें ज्यादा मजा आता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ये जो है करेक्ट हो जाएगा। और यह जो है एक तरह से होमवर्क करना एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का कार्य कर रहा है। मोटिवेशन मतलब कि जिस कार्य को करने में हमें खुशी मिलती है तो वो हमें मोटिवेट करती हैं वो चीजें। इन ए प्राइमरी क्लासरूम में टीचर शुड, प्राइमरी क्लासरूम में एक टीचर को क्या करना चाहिए। गिव ओनली वन एग्जाम्पल, गिव बोथ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, नॉट गिव एनी एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, गिव ओनली एग्जाम्पल। तो प्राइमरी क्लासरूम में एक टीचर को क्या करना चाहिए, गिव ओनली नॉन एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे कह रहा है giving non-example in primary classroom promotes better understanding and learning than the conceptual example. It work faster than the, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो छोटे बच्चों का क्लासरूम होता है उसमें अगर हम नॉन एग्जाम्पल्स को देते हैं तो वो जो है क्या करता है, नॉन एग्जाम्पल्स को, गिव ओनली नॉन एग्जाम्पल्स क्या करेगा, उनके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, उनके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। तो ये हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी स्ट्रेटजी जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी वुड प्रमोट, कौन सी स्ट्रेटजी प्रमोट करती है मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन, बच्चों में को अर्थ समझने में प्रमोट करती है, मीन्स कि उनको बढ़ावा देती है। कौन सी स्ट्रेटजी, हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि बच्चे उसको समझ सकें, कोई भी कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ऑप्शन 1 है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग punitive measures, uniform and standardized testing, exploration and discussion। तो यहाँ पे जो है वो कह रहा है exploration और discussion जो होता है are the best mean to promote meaning making in a child। जो exploration होता है और discussion होता है वो बेस्ट होता है प्रमोट करने के लिए meaning making in a child। Exploration will help him become a problem solver and discussion will enhance his knowledge and thinking power। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो एक्सप्लोरेशन और डिस्कशन है, एक्सप्लोरेशन और डिस्कशन जो होता है वो बच्चों को क्या करता है, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन आर द बेस्ट मीन होता है प्रमोट मीनिंग making in a children। Exploration will help him become problem solver and discussion will enhance his knowledge and thinking power। तो जब डिस्कशन होता है तो बच्चे जो है एक ही चीज को कई तरह से सोच और समझ पाते हैं। जब डिस्कशन होता है तो बच्चे जो है एक ही चीज को कई तरह से सोच और समझ पाते हैं। और एक्सप्लोरेशन जो होता है, एक्सप्लोरेशन वो जो है उनको क्या देता है, एक्सप्लोरेशन जो होता है बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है, एक्सप्लोरेशन बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी। कह रहा है इसमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल है इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी का। तो
हाँ, तो यहाँ पे कह रहा है कि सेटिंग गोल एंड टाइम टेबल, कौन सा कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी। जो इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो लर्निंग के लिए जो है लर्निंग स्ट्रेटेजी जो होती हैं उसमें होना चाहिए सेटिंग गोल एंड टाइम टेबल। देखो, इफेक्टिव लर्निंग के लिए गोल सेट करना और टाइम टेबल का निर्धारण करना जरूरी है। मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड कॉन्सेप्ट मैप्स, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाना और कॉन्सेप्ट मैप को बनाना, यह भी जो है इफेक्टिव लर्निंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, explanation to the setting goal and timetable, making organizational chart and concept map, thinking of example and non-example, explaining to peer, बच्चों के बीच में एक्सप्लेन करना जो होता है इफेक्टिव लर्निंग होता है। थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, थिंक करना चाहिए एग्जाम्पल्स को, नॉन एग्जाम्पल्स को। तो ये सारी जो चीजें हैं, हाँ, मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, कॉन्सेप्ट मैप और थिंकिंग और ये एक्सप्लेनिंग टू ए पीयर, ये सारी चीजें जो है लर्निंग, इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी में आती हैं। इससे लर्निंग हमारा जो है इफेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड एज, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट के फ्रेम में चाइल्ड इज व्यूड एज, बच्चे को हम कैसे देखते हैं। इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू हम एक बच्चे को कैसे देखते हैं। टेबुला रोसा आर ब्लैंक स्लेट हुज लाइफ इज शेप्ड इंटायरली बाय एक्सपीरियंस। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट जो क्लासरूम होता है, जो फ्रेम होता है, इसका मतलब ये हो गया कि बच्चे की जो लर्निंग होती है, जो उसका सीखना होता है, ये उसको हम कैसे देख रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम एक तरह से हम बच्चे को एक खाली स्लेट की तरह देखते हैं और जिसकी लाइफ जो है, जिसकी लाइफ पूरी तरह से शेप्ड हो इंटायरली बाय एक्सपीरियंस पे आधारित होती है। A passive being who can be shaped and modeled into any form through condition. तो यहाँ पे कह रहा है एक ऐसा बीइंग जो कि हु कैन बी शेप्ड, जिसको कि हम जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं कंडीशनिंग के द्वारा। जैसे कि अगर हम बच्चे को जैसी कंडीशनिंग देंगे वो ऐसा ही बन जाएगा। ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, उसे हम एक प्रॉब्लम सॉल्वर समझना चाहिए और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर तो ये भी नहीं होगा। मिनिएचर एडल्ट होता है हु इज लेस देन एडल्ट इन ऑल एस्पेक्ट सच एज साइज कॉग्निशन एंड इमोशन, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा एक पैसिव बीइंग होता है, बच्चे जो है इस तरह से होते हैं कि उनको कंडीशनिंग के जो द्वारा हम जैसा चाहें वैसा और मॉडल्स के द्वारा जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। तो 17 का हमारा ये जो है कि सही हो जाएगा। इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम टीचर्स ट्राइज टू मोल्ड a child in a best way in his or her way of teaching and understanding. Inculcating new thoughts in a child will help him develop his mind. Child will be treated as a passive being that he can grasp and learn easily. हमें बच्चों को एक पैसिव बीइंग ही समझना चाहिए और जो कि पैसिव बीइंग ही समझना चाहिए।
और ही कैन ग्रेस्प, और जो कि इजिली कोई भी चीजें ग्रेस्प कर लेता है या सीख लेता है। नेक्स्ट है ए टीचर्स रोल व्हाइल यूजिंग कंपैरेटिव लर्निंग इन हर क्लास। एक टीचर का रोल क्या होता है यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास। एक टीचर का रोल क्या होता है कोऑपरेटिव लर्निंग में इन ए क्लासरूम में। तो कह रहे हैं इज टू लीव द क्लास एंड लेट चिल्ड्रन वर्क ऑन देयर ओन। मीन्स कि टीचर जो है उसे क्लास को छोड़ देना चाहिए, बच्चों को छोड़ देना चाहिए। एंड लेट चिल्ड्रन वर्क ऑन देयर ओन, और बच्चों को खुद से कार्य करने देना चाहिए। दूसरा है इज टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप। इज टू सपोर्ट द ग्रुप विच हैज द ब्राइट एंड टैलेंटेड children. Is to be a silent spectator and let children do what they want. तो देखिए जो एक टीचर का रोल क्या होता है while using cooperative learning। जो cooperative learning होती है उसमें टीचर का रोल क्या होता है, उसमें टीचर का सबसे सही रोल होगा कि साइलेंट स्पेक्टेटर, वो शांति से बच्चों को देखे कि वो क्या कर रहे हैं। एंड लेट चिल्ड्रन डू व्हाट दे वांट, और बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें वो करने देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस। जो चिल्ड्रन हैं उनमें एरर्स होते हैं और मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं। आर ए हिंड्रेंस एंड ऑब्स्टेकल टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो बच्चों के अंदर जो एरर्स होते हैं या मिसकॉन्सेप्शन जो बने होते हैं वो उनके लिए एक तरह से हिंड्रेंस, एक बाधा उत्पन्न करते हैं और एक ऑब्स्टेकल खड़ा करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। शुड बी इग्नोर्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बच्चों के अंदर जो मिसकॉन्सेप्शन है उसे हम एक टीचर के तौर पे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि शुड बी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे हमें सही करना होगा। सिग्निफाई दैट चिल्ड्रन कैपेबिलिटीज, हमें बच्चों की कैपेबिलिटी को सिग्निफाई करना होगा। आर फार इंफेरियर देन दैट ऑफ एडल्ट। सिग्निफाई दैट चिल्ड्रन कैपेबिलिटी, हमें बच्चों की कैपेबिलिटी को सिग्निफाई मीन्स कि उसको उभारना होगा और आइडेंटिफाई करना होगा। आर फार इंफेरियर देन दैट ऑफ एडल्ट, और उनकी जो कैपेबिलिटीज होती है बच्चों की एडल्ट से कम होती है। आर सिग्निफिकेंट स्टेप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो बच्चों के अंदर जो मिसकंसेप्शन होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। तो यहाँ पे जो सबसे सही होगा चिल्ड्रंस एरर, जो बच्चे जो है गलतियां करते हैं सीखने के दौरान या फिर उनके अंदर सीखने के दौरान जो मिसकंसेप्शन होते हैं, गलत समझ होती है, वो क्या होते हैं, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचिंग लर्निंग जैसे अगर हम टीचर कुछ बता रहा है और बच्चे उसको नहीं सीख पा रहे हैं तो वो क्या होता है, एक ऑब्स्टेकल की तरह होता है और हिंड्रेंस की तरह होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और उसे हमें दूर करना होता है, टीचर्स को उसे दूर करना चाहिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे जो थे एक साइंटिस्ट थे जो कि बहुत सारे बच्चों पे रिसर्च किया इसी, और एक साइकोलॉजिस्ट भी थे। स्पेसिफाई साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जो कि एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड। तो कह रहा है कि पियाजे जो थे एक साइंटिस्ट थे, और उन्होंने स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे कोई भी बच्चे अगर कोई चीज को सेंस करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं तो उसका अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो जो बच्चे हैं वो उसका अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम
आर कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे, या फिर पियाजे ने उसे क्या कहा। पियाजे वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू डू सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कोऑग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चों में जो कोऑग्निटिव डेवलपमेंट होता है साइकोलॉजिकल, उसका उन्होंने स्टडी किया। उनका कंट्रीब्यूशन जो है कंप्राइजेज ऑफ स्टडी थियोरी ऑफ चाइल्ड कोऑग्निटिव डेवलपमेंट, डिटेल्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज ऑफ कोऑग्निशन इन चिल्ड्रन एंड ए सीरीज ऑफ सिंपल बट ingenious test to reveal different cognition abilities. It includes specific psychological structure which involve the mental development of a child, which come with age and experience that it इन्वॉल्व्स मेंटल टूल। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो पियाजे ने कहा ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ मेकिंग सेंस जो होता है बच्चों के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, स्कीमा कहेंगे, इमेज, मेंटल मैप या मेंटल टूल कहेंगे। इसे हम मेंटल टूल मतलब पियाजे ने इसे मेंटल टूल कहा, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज्ड वे होता है किसी भी सिचुएशन को या किसी भी एक्सपीरियंस को सेंस करने का, उसे मेंटल टूल कहा गया। विथ एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, एक सही क्वेश्चन के द्वारा, एंड सजेशन द चाइल्ड्स understanding can be extended far beyond the point which she could have reached alone. Which construct does the above settlement highlights? कह रहा है with an appropriate question, कह रहा है कि एक एप्रोप्रिएट क्वेश्चन से या सजेशन से द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग, जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सटेंडेड, उसे हम बढ़ा सकते हैं फार बियॉन्ड द पॉइंट, मतलब कि एक छोटे से पॉइंट से किसी भी बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है उसे हम बढ़ा सकते हैं। शी कुड हैव रीच्ड alone. Which construct does the above settlement highlights? तो यहाँ पे कह रहा है कि which construct does the above settlement highlight? इसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रिएशन, कंजर्वेशन, इंटेलिजेंस, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल। तो जोन ऑफ जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है इज द डिफरेंस बिटवीन दैट ए स्टूडेंट कैन डू विदाउट एनी असिस्टेंट। जैसे कोई भी कार्य, कोई भी पढ़ाई है, कंसेप्ट है, उसको बच्चा कितना कर पा रहा है, एंड विदाउट एनी असिस्टेंस, बिना उसकी कोई मदद किए वो कितना कर रहा है, एंड व्हाट ही और शी कैन डू विद द हेल्प, और वो जो है कि अगर उसकी मदद की जाए तो वो कितना कर पाता है, वही उसका प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो गया। इट इज ए कंसेप्ट urbanized by Soviet psychologist and social constructivist Levansky। ठीक है, therefore it help a child to grow beyond the limit of his parents and school, as he will be given social interaction to feel confident and independent। तो अगर बच्चे को कितना जो है असिस्टेंट या हेल्प किया जाता है तो उसका कितना डेवलपमेंट होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर सकता है और एक कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट चाइल्ड बन सकता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, ये साइंटिस्ट हैं वाइगॉस्की, बेसिक मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफर्ड इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेस प्राइमरली थ्रू। तो अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, जो वाइगॉस्की थे उनके अनुसार जो बेसिक मेंटल कैपेसिटीज होती हैं, जो बेसिक मेंटल कैपेसिटी होती है और ट्रांसफॉर्म इनटू, उसको हम लोग मतलब कि रूपांतरित कर सकते हैं हायर कॉग्निटिव प्रोसेस में प्राइमरली थ्रू। किसके द्वारा हम लोग हायर कॉग्निटिव प्रोसेस में रूपांतरित कर सकते हैं? सोशल इंटरेक्शन,
social interaction, stimulus response, association, adaptation and organization, reward and punishment। तो यहाँ पे कह रहा है कि adaptation और organization जो होता है, adaptation and organization जो होता है are the key features of socialization theory given by Vygotsky। It helps to transform a child from his basic mental ability to the higher level as he is given a space to understand the environment and adapt accordingly। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो एडाप्टेशन होता है और ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो एडाप्टेशन होता है और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बच्चे की मदद कर सकता है। वाइगोस्की के अनुसार एडाप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बच्चे को ट्रांसफॉर्म करने में मदद कर सकता है। जो एडाप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन है यही जो है की फीचर्स है सोशलाइजेशन थियरी। वाइगोस्की ने एक सोशलाइजेशन थियरी दी है और यह जो सोशलाइजेशन थियरी है हेल्प करती है चाइल्ड को ट्रांसफॉर्म करने में और उसके बेसिक मेंटल एबिलिटीज टू द हायर लेवल, और उसकी बेसल जो मेंटल एबिलिटी है उसको बढ़ाने में ठीक है हायर लेवल एज ही इज गिवन ए स्पेस टू अंडरस्टैंड। अगर उसको पूरी तरह से स्पेस दिया जाए एनवायरनमेंट को समझने में और एडाप्ट करने में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट डिनोट कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। डेवलपमेंट में और लर्निंग में क्या रिलेशन होता है। लर्निंग टेक्स प्लेस इरिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। कोई जरूरी नहीं है कि लर्निंग जो है डेवलपमेंट के साथ ही हो, यह जो है लर्निंग जो है डेवलपमेंट के इरिस्पेक्टिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड वाइगोस्की व्यू लर्निंग एज। जीन पियाजे और वाइगोस्की जो है लर्निंग को कैसे देखते हैं कंडीशनिंग ऑफ रिस्पांस, पैसिव रिपीटेटिव प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। तो यहाँ पे जो होगा एक्विजिशन ऑफ स्किल्स जो है जीन पियाजे और वाइगोस्की जो है लर्निंग को एक्विजिशन ऑफ स्किल्स के तौर पे देखते हैं। पियाजे और वाइगोस्की व्यू लर्निंग एज एक्विजिशन स्किल्स बिकॉज बोथ वेयर इन फेवर ऑफ सोशलाइजेशन फॉर द मेंटल ग्रोथ। ये दोनों के दोनों क्या है लर्निंग स्किल। वाइगोस्की और पियाजे व्यू लर्निंग एज एक्विजिशन स्किल बिकॉज बोथ वेयर इन फेवर ऑफ सोशलाइजेशन फॉर द मेंटल ग्रोथ। मेंटल ग्रोथ के लिए सोशलाइजेशन बहुत जरूरी है। मेंटल ग्रोथ कैन ओनली बी एक्वायर्ड बाय लर्निंग वेरियस स्किल्स। मेंटल ग्रोथ तभी हो सकता है जब हम वेरियस स्किल्स को सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल सर्कल एंड क्रिएटिविटी। जो कि हम कैसे सीखते हैं सोशल सर्कल के द्वारा और क्रिएटिविटी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड क्लिपिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर दैट portray both men and women in non-traditional role is an effective strategy to selecting and presenting stories। कोई भी स्टोरी को हम सेलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं और क्लिपिंग करते हैं फ्रॉम न्यूज़पेपर से एंड पोर्ट्रे बोथ मेन एंड वुमेन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल। यह जो है इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू या किसके लिए इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। प्रमोट gender constancy, encourage stereotypical gender role, counter gender stereotype and promote gender bias। The counter gender stereotype can be easily understood if a child is given enough real stories and example to make them understand the formal and informal behavior required to deal with the gender differences। तो यहाँ पे
हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप कैन बी इजली अंडरस्टूड इफ द चाइल्ड इज गिवन एन एनफ रियल स्टोरीज एंड एग्जाम्पल टू मेक देम अंडरस्टैंड फॉर्मल इनफॉर्मल बिहेवियर। नेक्स्ट है, read the following description, identify the stage of moral reasoning, identify the stage of moral reasoning of Kohlberg। description, तो यहाँ पे है description, right action is defined by self chosen ethical principle of conscience that are valid for all humanity regardless of the law of social agreement। the instrumental purpose orientation, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर है। नेक्स्ट है, which of the following should be the reason for assessment of, which of the following would be, इसमें से कौन सा जो है, which of the following should be the reason for the assessment of children, इसमें से कौन सा रीजन होता है असेसमेंट के असेसमेंट के लिए। to separate and level children into non-achievers and low achievers, average and high achievers, to improve teaching learning process in the classroom, to find out what change and progress in learning that take place in child over a period of time, to discuss the capabilities, potential strength and challenging areas of the child with the parent। तो यहाँ पे कह रहा है to improve teaching learning process in the classroom, which of the following should be the reason for assessment, रीजन क्या बनता है, तो ये सही है, इम्प्रूव करना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्लासरूम में, फाइंड आउट व्हाट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन द चाइल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, टू डिस्कस द कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ एंड चैलेंजिंग एरिया टू द चाइल्ड विद द पेरेंट। तो यहाँ पे हमारा ये तीनों सही है, तो बी वाला सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चाइल्ड सोशलाइजेशन। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस पे मैं CDP के और क्वेश्चन कराने वाली हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चाइल्ड सोशलाइजेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा कि मीडिया, स्कूल, फैमिली और नाइबरहुड। तो मीडिया भी रोल प्ले करता है, इस फैमिली भी और नाइबरहुड भी सोशलाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।